नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। और यदि मैं यूं कहूं कि नींव की ईंटें हैं जिन पर बड़े बड़े महल जो वर्तमान में आपको हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिख रही है, वो नींव की ईंटें जो छुपी हुई ईंटें हैं वो हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, आपके साथ चर्चा करके खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है और आपको ढेरों शुभकामनाएं तीसरी बार सरकार की, और आपका इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। जी, बहुत धन्यवाद। आपने बड़े उदारतापूर्ण और उत्साह बढ़ाने वाले शब्द बोले। आपने कहा नींव की ईंट, लेकिन मैं वो वाली ईंट हूँ जो दिखती तो बहुत है। मैं नींव में कहाँ हूँ? मैं तो लगातार दिखने वाला काम करता हूँ, नित्य निरंतर पार्टी की बात जनता के बीच में और टेलीविज़न, सोशल मीडिया के माध्यम से नित्य निरंतर पार्टी का पक्ष रखना, यही मेरी जिम्मेदारी है। तो उस मायने में मैं कह सकता हूँ कि ईंट तो हूँ, संगठन की ईंट हूँ, संगठन का एक हिस्सा हूँ, पर और नींव जैसी भूमिका भी हो सकती है, पर तो नित्य निरंतर जो दिखाई देने वाले लोगों में से हूँ। जी प्रोफेसर साहब, जनता जनार्दन की आवाज़ मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। वो आपको बतौर विधायक के तौर पर देखना चाहती थी। कहाँ, किस स्तर पर वो चूक हुई? वो आपने ग्रामोदय जैसा एक अनोखा कार्यक्रम आपने प्रसारित किया, जिसमें प्रदेश के अधिकारियों को आप सीधा सरकार के साथ जोड़ते थे, उनकी समस्या को जन समाधान आप करते थे। ऐसा अनोखा प्रयास, वो टीस उनकी और उसकी जनता जनार्दन की मनोकामना कब पूरी होने वाली है? देखिए, राजनीति में हम सब लोग जो काम करते हैं वो राजनीति को केवल विधायक बनना, सांसद बनना, पद और ओहदा पाना, उस उद्देश्य से नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में जब मैंने काम शुरू किया और जब तक मेरा शरीर, मेरे ईश्वर, मेरा संगठन मुझे अवसर देगा, तब तक राजनीति में रहने का मकसद तो वही रहेगा जिस मकसद से आए थे, और वो मकसद है राजनीति को माध्यम बनाना सेवा का और लोगों के सुख दुख में काम आना। क्योंकि हम ये मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में हम ये मानते हैं कि राजनीति वो वास्तव में वो उपभोग का, भोगने का विषय नहीं है। राजनीति तो जन सेवा का माध्यम है। हम भारत माता की सेवा, और भारत माता की सेवा भारत के जन की सेवा के माध्यम से करें, इसी सपने के साथ काम कर रहे हैं। रही बात चूक कहाँ हो गई, अवसर क्यों नहीं मिला, ये बड़े ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर कभी कभी सटीक मिलता ही नहीं, हमें नहीं मिलता, और आपको टेलीविजन पर या कैमरा के सामने तो क्या बताया जाए। पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में टिकट मांगते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। किसी भी एक चुनाव में एक ही कार्यकर्ता को टिकट दी जा सकती है, अवसर मिलता है। टिकट मांगने के दिन तक सब प्रयास करते हैं, पुरजोर ताकत लगाते हैं, और जिस दिन टिकट किसी एक कार्यकर्ता को मिलती है तो सब मिलकर के उसके लिए, उसको जिताने के लिए काम करते हैं। दुर्योग से कह लीजिए, मेरे भाग्य ने उस तरह से मेरा साथ नहीं दिया। इस बार फिर अवसर नहीं मिला जनप्रतिनिधि होने का। इसका हल्का फुल्का मलाल तो है, लेकिन जनप्रतिनिधि होकर ही जनता की सेवा और काम किए जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। कमाल वो जनप्रतिनिधि हुए बिना भी किया जा सकता है साहब। उस काम में, जन सेवा के काम में, अपने लोगों की के सुख दुख में खड़े होकर उनकी संकटों को कम करना, उनके जीवन को सुखमय बनाने का काम, मैं उसको भी कमाल का काम मानता हूँ। वो कमाल का काम करते रहेंगे। जिस भी भूमिका में संगठन सरकार रखती है, रखेगी, उस भूमिका में वो काम किया जा सकता है और करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप बड़े बड़े चैनलों पर सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं। क्या वो ऐसा चमत्कार, कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, बीजेपी ने ऐसी क्या जादू की छड़ी लगाई कि आज तक के हरियाणा के इतिहास में कभी तीसरी बार सरकार लगातार आई नहीं? वो छू मंत्र और जादू मंत्र क्या है प्रोफेसर चौहान जी के पास, संगठन के पास, कि इतिहास रच दिया तीसरी बार सत्ता में लाकर, और वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार? देखिए, वास्तव में प्रजातंत्र में प्रजा चमत्कार करती है, पार्टियां या कार्यकर्ता या नेता नहीं करते। प्रजा के मन में चमत्कार हुआ, जनता के मन में चमत्कार हुआ,
मतदाता ने ये माना, स्वीकारा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इन्होंने पिछले 10 साल काम जिस तरह से किया है, जिस अंदाज, जिस शैली में, वो शैली ऐसी है जो हरियाणा में कायम रहनी चाहिए जी। हमारे विरोधी कांग्रेस के लोग वो ये कह रहे थे कि हम आ गए, भाजपा गई, कांग्रेस आई जी एक तो उन्होंने ये नारा दिया जी। और कांग्रेस आई तो क्या क्या होगा भाई जी। ये भी उन्होंने बता दिया। हम तो कहते ही थे कि कांग्रेस का मतलब, कांग्रेस आई का मतलब मेरिट गई, कांग्रेस आई का मतलब हरियाणा में से समानता गई जी। कांग्रेस आई का मतलब जातिवाद फिर से बहाल, सरकार क्षेत्रवादी हो जाएगी, इलाकावादी हो जाएगी जी। तो हम जब ये कहते थे तो कई लोग कहते थे नहीं आपका राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। पर गजब ये हुआ, आपने भी देखा होगा, बीच चुनाव के हम कहते थे नौकरी खर्ची पर्ची के बिना दी है, आगे भी मिलेगी हम आए तो जी। हमारे विरोधियों ने खुद ही कहना शुरू कर दिया जी। हम आए यानी कांग्रेस आई तो रोल नंबर दे दियो, उड्डा साहब दो रहे बिक जाएंगे और नौकरी दे देंगे जी। एक महाशय खड़े हुए फरीदाबाद के इनके विधायक और उन्होंने अपने मुंह से मान लिया जो हम कह रहे थे 10 साल से जी। उन्होंने कहा 50 वोट दे दो और नौकरी ले जाओ, मतलब मेरिट से कोई लेना देना नहीं जी। तीसरे एक और सज्जन खड़े हुए असंध के विधायक और वहां के जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के जी। उन्होंने कहा मारा राज आवेगा, पहला अपना घर भरांगे, जो रिश्तेदार प्यारे मदद करना रहे हैं उनके घर भरांगे। माने कांग्रेस के नेताओं ने जाने अनजाने में अति उत्साह में वो सारे आरोप जो हम उन पर लगाते थे उनको स्वीकार कर लिया और लोगों को लगा कि भाई ये तो अब अपने मुंह से ही कह रहे हैं, ये अगर आ गए तो क्या करेंगे। कांग्रेस की एक नेत्री जी जो संयोग से अनुसूचित जाति से आती हैं जी। और इतने उत्साहित हो गए कांग्रेस के लोग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पार्टी के कार्यकर्ता, कि उनको जाति सूचक शब्द लगाकर उनका नाम लेकर वो टेलीविजन पर बोल रहे थे, कैमरा के सामने बोल रहे थे। तो हरियाणा के लोगों को लगा कि ये जो जातिवादी लोग हैं, ये जो नोटों का झोला लेकर जाति के आधार पर, इलाकावाद के आधार पर अपनों को नौकरी देने वाले हैं, जो मेरिट के हत्यारे लोग हैं, ये आगे तो हरियाणा का नाश कर देंगे जी। हरियाणा का नाश न हो और हरियाणा का जैसे विकास चल रहा है वैसे ही हरियाणा का विकास होता रहे और हरियाणा आगे बढ़े। इसलिए जनसाधारण ने तय किया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बननी चाहिए। मैं फिर दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया जी। अपने कहे हुए अनुसार, अपने संकल्प पत्र और अपनी घोषणाओं के अनुसार काम करके दिखाया जी। जनता ने उस कार्यशैली को पसंद किया और कार्यशैली को पसंद ही नहीं किया, उस कार्यशैली पर पुष्प चढ़ाए, कमल खिलाए। इतने कमल खिला दिए जितने 14 में भी नहीं खिले थे, 19 में तो उससे भी कम रह गए थे। तीसरी बार लगातार पहली बार हरियाणा में किसी एक राजनीतिक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। हम हरियाणा की जनता, हरियाणा के मतदाता के चरणों में नतमस्तक हैं इतने सारे कमल खिलाने के लिए। कमल उन्होंने खिलाया। इन 5 सालों में नए सिरे से, नए अंदाज में, नई ऊर्जा के साथ और अधिक कमाल की सरकार, कमाल के काम करेगी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व जी। प्रोफेसर साहब, यदि मैं सुशासन और अंत्योदय शब्द के बारे में चर्चा ना करूं तो इस इंटरव्यू के साथ कुछ बेईमानी रह जाएगी। क्या वास्तव में जो ध्येय वाक्य है भारतीय जनता पार्टी का, क्या वास्तव में उसको जमीनी स्तर पर कोई भी सरकार 100% नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां दाएं बाएं से रह गई होंगी। क्या तीसरी बार जो जनता जनार्दन ने मौका दिया है, उस तीसरी बार के मौके को चूकना ना चाहेगी बीजेपी सरकार? अंत्योदय और वास्तव में सुशासन जो शब्द है, क्या उसको जमीनी स्तर पर लागू कर पाएंगे? और उसको लागू करने में अधिकारी और कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शायद उस पर कुछ ढीली पकड़ थी जिसकी वजह से कुछ कम ज्यादा हुआ। क्या इस बार सरकार अपनी पूरी बखूबी और पूरी क्षमता के साथ अपने जनता जनार्दन को सुशासन और अंत्योदय दे पाएगी?
अंत्योदय और सुशासन ये हमारे शासन के, हमारे संकल्प पत्र के मूल मंत्रों का हिस्सा हैं। जिन सूत्रों, जिन मंत्रों के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिनके माध्यम से हम भारत माता की जय सुनिश्चित करना चाहते हैं, भारत को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं, भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए हरियाणा को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं। तो साहब 14 से 19 और 19 से 24 जी मनोहर जी के नेतृत्व में पहले और फिर नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमने हरियाणा में सुशासन लागू करने के पुरजोर प्रयास किए। जी कांग्रेस और उससे पहले के जो राजनीतिक दल थे उनके बोए हुए झाड़ झंखाड़ मूड़ पाड़े जी आसान नहीं था जी खराब परंपराएं बनी हुई थी, खराब कार्यशैली हो रखी थी। हमने एक एक करके उन सारी चीजों को दुरुस्त किया जी और दुरुस्त करने की प्रक्रिया में मैं ये मानता हूं कि जब आप सफाई करते हैं, मूड़ पाड़न लागो खेत में भी, जंगल में भी, तो भाई एकदम नहीं पाट्या करते, सफाई होते होते समय लगता है। कुछ टुकड़े, कुछ अंश विष के रह जाते हैं, झाड़ झंखाड़ कांटे कंडार रह जाते हैं। तय मानिए अब की बार पहले की तुलना में अधिक फोकस के साथ हम समाज के अंतिम व्यक्ति, साधारणतम व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति को प्राथमिकता बनाकर जैसे पहले काम किया उससे ज्यादा गंभीरता के साथ काम करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि शासन वो बाधक न बने, शासन सुविधा और सुविधा दे नागरिकों को, नागरिकों के रास्ते के कंटकों को, कांटों को बीन करके आम हरियाणवी के जीवन को सुखमय बनाना, मैं इसी को सुशासन मानता हूं। और जो अधिकारी कर्मचारी सरकार के इस मूल मंत्र के अनुरूप काम नहीं करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान कह दिया था, चुनाव से पहले कह दिया था, बाद में भी कहा है कि भाई सीधे होना पड़ेगा, सीधे होके और हरियाणा के आम लोगों के हित में, उनके भले के लिए काम करना पड़ेगा, उनको खुद को भले असुविधा हो। क्योंकि जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो राजकोष से वेतन लेता है, करदाता के गाढ़े पसीने की कमाई से उसका वेतन जाता है, वो सेवक है। तो सेवक को थोड़ा बहुत कष्ट होता है तो हो जाए, लेकिन जनार्दन जो प्रजातंत्र में सरकार की, प्रदेश की मालिक है, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। हम सुनिश्चित करेंगे कहीं कोई बाधा है, कोई दिक्कत क्रिएट करने वाला होगा तो उसको उसके डिबरी टाइट करना, देसी में कहना हो तो पेंच टाइट करना, शायद मुख्यमंत्री जी ने एक दिन चूड़ी टाइट करना शब्द का इस्तेमाल भी किया था। भाई जो टाइट करना पड़ेगा आप देखो, देखते जाओ। नायब सिंह जी जितना मुस्कुराएंगे उतने ही चूड़ी भी घुमाएंगे, टाइट करेंगे। नॉन स्टॉप हरियाणा और तीसरी बार कार्यकर्ता सरकार, ये वाक्य भी काफी चला है। क्या वास्तव में कार्यकर्ता सरकार है और क्या जो नॉन स्टॉप हरियाणा है उसकी गति टॉप गियर पर रहेगी? आपने देख ही लिया, सरकार बनते ही सारे काम धड़ल्ले से, तीव्र गति से होने शुरू हो गए हैं। संकल्प पत्र में कही गई बातों को हमने लागू करना शुरू कर दिया है। पहली ही मंत्रिपरिषद की बैठक में तय किया कि अस्पतालों में जो हमने डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा देनी थी, उसके बारे में आधिकारिक निर्णय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में ले लिया। जो डीएससी समाज के लिए प्रावधान करने थे, वो हमारा संकल्प था, वो कर दिया। एक एक करके सारे संकल्पों को हम अमल में लाएंगे। और बात कार्यकर्ता की है तो आप इन दिनों में अगर अपने कार्यकर्ता से पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेंगे, तो वो भी बता देगा कि राजकाज के अंदाज में कार्यकर्ता के अनुकूल भी बदलाव अब आ रहा है। प्रोफेसर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अपने चैनल के माध्यम से अपने सवालों के जरिए मेरी और मेरी पार्टी की बात जनता तक, जनसामान्य तक, साधारण हरियाणवी तक पहुंचाने का उपक्रम किया। आभार। दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर नायब सैनी जी की तीसरी बार की नायाब सरकार और उस नायब सरकार के नायाब हीरे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ थे। इन्होंने सरकार की खूबियां गिनाई, सरकार के लक्ष्य दिखाए और जनता जनार्दन को विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि नायब सैनी जी की सरकार नायब निर्णय लेकर एक नायब बहुमूल्य जनता जनार्दन के दिलों पर राज करने वाली ऐसी सरकार साबित होगी। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।